Hello, and once again, welcome to all of you in CSC. मैंने आपको पिछले कुछ क्लासेस में शेयर्स के बारे में जानकारी दी है। आज मैं आप लोग को उसी के नेक्स्ट कड़ी में फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर के बारे में जानकारी दूंगा। इसे आप समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है और समझ में भी आएगी। टॉपिक का नाम है फॉर फ्यूचर एंड रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। केवल मैं शेयर लिख दे रहा हूँ। दिस इज योर टॉपिक। दो टॉपिक है। एक है आपका फॉरफिचर। फॉरफिचर क्या मतलब है कि अंशों का हरण या जब्ती एवं उसका पुनः निर्गमन। अंश को जब्त करना, यह दो टॉपिक है। अंश को जब्त करना और फिर से रीइश्यू करना है। यही आपको दो टॉपिक सीखने हैं कि फॉरफिचर का मीनिंग क्या है और रीइश्यू का मीनिंग क्या है। सबसे पहले वन बाय वन हम लोग चलेंगे कि फॉरफिचर क्या है और रीइश्यू क्या है। ऐसा हम लोग देख चुके हैं कि कंपनी जब भी पैसा मांगती है अपने पैसों को टुकड़े में करके मांगती है। यदि कोई शेयर होल्डर, वन सेकेंड लिसन केयरफुली, यदि कोई शेयर होल्डर कंपनी द्वारा मांगे गए किसी भी अलॉटमेंट या कॉल्स का पैसा नहीं देता है, कंपनी द्वारा उसे बार बार नियमित सूचना देने के बावजूद भी यदि शेयर होल्डर अपने द्वारा क्रय किए गए अंशों पर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल का पैसा नहीं पे करता है, अर्थात कॉल्स ही नहीं कर देता है, तो कंपनी क्या करती है कि वैसे अंशों को वो जब्त कर लेती है, कैंसिल कर देती है। यानी कि जो शेयर होल्डर को इशू किया गया था उसको कैंसिल कर देती है, अर्थात वैसे शेयर होल्डर का नाम अपने लिस्ट से हटा देती है। यह है फॉरफिचर। तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगा। दूसरा इशू है कि रीइश्यू। रीइश्यू भी टॉपिक है एक। रीइश्यू अलग टॉपिक है आपका। रीइश्यू मतलब रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, नॉट ओनली शेयर, रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर कि जब्त किए गए। जब कंपनी सपोज कीजिए किसी शेयर होल्डर का 100 शेयर जब्त कर लिया तो कंपनी क्या करेगी, अपने पास तो रखेगी नहीं, उसको तो पूंजी चाहिए, उसको कैपिटल चाहिए, तो वो क्या करेगा कि वो फिर किसी न किसी को उसको फिर से दोबारा इशू कर देगा, अर्थात बेच देगा। उसको हम लोग बोलते हैं री इशू। वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मेरे पास आप ही लोग के द्वारा लिखा गया नोट्स मेरे उपलब्ध है, उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, थोड़ा सा मीनिंग देख लिया जाए। ओके यार, जब कोई अंशधारी कंपनी द्वारा मांगे गए अलॉटमेंट या फर्स्ट ऑब्लिक फाइनल कॉल की राशि का भुगतान नहीं करते हैं, अर्थात कॉल्स ही एरियर कर देते हैं की स्थिति हो जाती है, तो कंपनी वैसे अंशधारियों का शेयर, अंश मतलब शेयर, उचित सूचना देकर, देखिए 14 दिन का सूचना दिया था, 14 डेज। अगर कोई मान लीजिए अलॉटमेंट का फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो कंपनी उसको नोटिस भेजेगी, 14 दिन के बाद सूचना देगी, नहीं देगी और नेक्स्ट कॉल का पैसा आ गया, कंपनी ये भी बोलेगी कि भाई आप अपना पिछला पैसा और अभी का पैसा ब्याज के साथ मुझे दे दें। और उसके बावजूद भी अगर कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है तो कंपनी वैसे शेयर को क्या कर लेती है, फॉरफिट। थोड़ा अच्छा से लिखा कीजिए विद्यार्थी भाई। ठीक है, जब्त कर लेती है, अर्थात कंपनी अपने रजिस्टर से, देखिए मैंने अपने लिखवा दिया, कंपनी अपने रजिस्टर से
वैसे अंशधारियों का नाम काट देती है जिनका शेयर जब्त किया जा रहा है। इस प्रकार जब्त करने के बाद अंश पुनः अंश जो वापस कंपनी के पास चला जाता है, यानी कैंसिल जैसे ही करता है कंपनी में रिटर्न हो गया, वो शेयर क्या वापस उसका राइट जो है उसका अधिकार है कंपनी के पास वापस चला गया। कंपनी जब्त अंशों को कंपनी जब्त किए गए फॉरफिट किए गए अंशों को पुनः किसी न किसी व्यक्ति को रीइशू करती है। कंपनी किसी शेयर होल्डर का पैसा जब्त किया, जो पैसा नहीं दिया था, जो पॉलिसी ने एरियर किया था, उसका शेयर को जब्त कर दिया, तो क्या क्या फिर से किसी न किसी जब्त करने के बाद वो शेयर का राइट जब कंपनी के पास आता है तो फिर किसी न किसी व्यक्ति को जब्त कर लेता है। अंशों का जब रीइशू जब करता है, जब्त करने के बाद फिर किसी को जब बेचता है, अंशों का यह निर्गमन एट पार हो सकता है। 10 का शेयर था तो हो सकता है कंपनी 10 में बेच दे। एट डिस्क प्रीमियम हो सकता है, बोला कि नहीं हम 10 के बदले 12 लेंगे, या एट डिस्काउंट भी हो सकता है, पर किया जा सकता है। यानी रीइशू जब होगा तो हम लोग शेयर को एट प्रीमियम, एट पार, एट डिस्काउंट पर रीइशू कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग, यदि अंशों का निर्गमन डिस्काउंट पर किया जाता है, हमारी 10 का शेयर 9 में बेच रहे हैं, प्रश्न की भाई सर हम कितना तक ज़्यादा से ज़्यादा कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, कितना रीइशू के समय कितना छूट दे सकते हैं, तो छूट की अधिकतम सी मैक्सिमम लिमिट जब्त किए गए राशि के बराबर जितना अमाउंट ऑफ फॉरफिट किया गया है कंपनी उतना डिस्काउंट दे सकता है। लेकिन हम लोग जो क्वेश्चन में डायरेक्शन देगा उसी के अनुरूप हम लोग जर्नल करेंगे। पॉइंट नंबर 2, अंशों का पुनर्निर्गमन, यदि अंशों का रीइशू से, पुनर्निर्गमन मतलब रीइशू से, यदि कंपनी को कोई लाभ का यहाँ का मतलब है जो अमाउंट फॉरफिट किए हैं होता है, अर्थात जब्त किए गए राशि में से छूट की राशि घटाने के पश्चात माइनस करने के बाद कुछ राशि बच जाती है, तो उसे कैपिटल प्रॉफिट, कौन सा प्रॉफिट, पूंजीगत लाभ मान लिया जाता है। और पूंजीगत लाभ मान करके इसको कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, नेट प्रॉफिट में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर, ये ट्रांसफर लिखा हुआ है TRANSFER, ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ कहा किया जाता है कैपिटल, जो पैसा नेट प्रॉफिट बच जाएगा वो कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट ट्रीट करते हुए कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। अब रग ट्रीटमेंट क्या करेंगे सर, ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ। जब अंशों को जब्त किया जाता है, जब अंशों को शेयर को फॉरफिट किया जाता है तो इम्पोर्टेंट एक जर्नल एंट्री करते हैं, और जब अंशों को पुनः जब रीइशू किया जाता है तब कितना, तो 2 लेखे 2 जर्नल एंट्री करते हैं। ध्यान दिया जाए, जब फॉरफिट करेंगे तो 1 जर्नल एंट्री, रीइशू करेंगे तो 2 जर्नल एंट्री। सर अब मुझे इसका एंट्री बता दी, बस अभी तुरंत बताने जा रहा हूँ मैं। चलिए अब मैं आपको जर्नल पर बताता हूँ क्या क्या एंट्री करेंगे। ओके चलिए, तो मैंने बताया कि फॉरफिट जब फॉरफिट हो तो 1 जर्नल, ओके, और जब रीइशू हो तो कितना, 2 जर्नल। इसके लिए कितना है, 2 जर्नल एंट्री समझ जाइए, 1 जर्नल 2 जर्नल। फॉरफिचर के लिए 1 जर्नल, रीइशू के लिए 2 जर्नल। चलिए 1 बाय 1 समझते हैं। पहले नंबर 1, या इसको ए देते हैं, ऑन फॉरफिचर ऑफ शेयर, हिंदी भी लिख दे रहे हैं, अंशों को, थोड़ा सा हिंदी कमजोर है मेरा, माफ कीजिएगा, जब्त करने पर, अंशों को जब्त करने पर क्या एंट्री करेंगे, तुरंत बता दे रहे हैं। ध्यान देने की आवश्यकता है, 1 जर्नल करना है। मैं एक ही जर्नल में सारा कंडीशन को फुलफिल करूंगा।
आपको ऐसे अलग अलग कंडीशन में बताए जाएंगे, अलग अलग एंट्री होते कि, लेकिन नहीं, आप एक ही जर्नल में से सीखने का प्रयास करेंगे। अगर शेयर को प्रॉफिट करेंगे, जब भी प्रॉफिट करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब थोड़ा सा मीनिंग हम समझा दे रहे हैं। वास्तव में जब शेयर हम लोग कंपनी इशू करती है तो कंपनी का पूंजी क्या होता है कि इंक्रीज करता है, बढ़ता है। तो बढ़ता है तो उस समय क्या करता है, हम लोग शेयर कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। और जब शेयर को प्रॉफिट कर रहे हैं हम लोग, तो कंपनी का पूंजी कैपिटल घट जाता है, इसलिए इसको डेबिट कर देते हैं। यही थीसिस है इसके पीछे। क्लियर? तो शेयर प्रश्न कितना डेबिट करेंगे मैं बताऊंगा। 2 शेयर फॉर फ्यूचर, ये एंट्री फिक्स है, जब भी जब्त करेंगे। सॉरी, एक चीज और भूल गए हम, एक एंट्री और होगा कंडीशन, चूंकि इसी में बताते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं हम। ये एंट्री इसके बाद लिखते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। ये बताएंगे हम कब डेबिट, ये कंडीशनल है, ये कब कंडीशनल है, ये दोनों एंट्री फिक्स है। सिक्योरिटी प्रीमियम को आप यहाँ पर कृपया लिखिएगा, ठीक है, मैंने जगह नहीं छोड़ा, मैं सिंपल एट पार्ला बता दिया। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, प्रीमियम को नीचे लिखेंगे आप लोग, ठीक है। 2 शेयर फॉर फ्यूचर, ये दोनों एंट्री एकदम फिक्स है कि शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फ्यूचर होगा ही होगा। 2 और क्या क्रिएट होगा, जो जहां पर कॉल्सिन एरियर हो गया, जो अमाउंट कॉल्सिन एरियर हो गया है, जहां जहां कंपनी को पैसा प्राप्त नहीं हुआ है, उसको हम लिखेंगे, मान लीजिए अलॉटमेंट में नहीं है, 2 शेयर अलॉटमेंट ओब्लिक कॉल्स, जिस कॉल्स में ना हो। अब प्रश्न है कि सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कब करेंगे, शेयर कैपिटल डेबिट कब करना। नरेशन भी लिख दें, बीइंग ... शेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ... मनी, कॉल्स मनी और अलॉटमेंट मनी। देखिए, मैंने बताया कि सपोज कि ये कंपनी जो है कि 10 रुपये वाला शेयर इशू की है, लेकिन कंपनी 2 रुपया एप्लीकेशन, 2 रुपया अलॉटमेंट और 3 रुपया फर्स्ट कॉल, 2 2 4 3 7 रुपया ही फर्स्ट कॉल में ही तक पैसा कॉल्ड अप किया, फाइनल कॉल मांगा ही नहीं है, तो 7 रुपया से ही शेयर कॉल्ड अप को, कैपिटल को हम लोग डेबिट करेंगे। यानी कंपनी जितना कॉल्ड की है उतना ही डेबिट करेंगे, यानी कि कॉल्ड अप अमाउंट क्या लिखेंगे हम लोग, टोटल अमाउंट कॉल्ड अप बाय कंपनी। कंपनी जितना कोई कंपनी द्वारा मांगे गए कुल राशि, कितना पैसा वो मांगा है, अगर 10 रुपया सिर्फ फर्स्ट कॉल ही मांगा है, अब फर्स्ट कॉल में ही जब्त किया है, फर्स्ट कॉल अमाउंट 7 रुपया तक हो रहा है तो 7 रुपया डेबिट करेंगे। अगर फाइनल कॉल तक जब्त करेगा तो 10 रुपया से डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, ये कब डेबिट करेंगे, ये हमेशा डेबिट नहीं करना है, ध्यान बता रहे हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम के केस में एकदम आप ध्यान रखिए कि ये तभी डेबिट होगा जब ओनली एंड ओनली, केवल और केवल, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिलेगा। नहीं, अक्सर होता क्या, प्रीमियम कहाँ होता है, अलॉटमेंट में। अगर कोई अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब प्रीमियम का ही पैसा नहीं दिया, तो वैसे केस में सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट, यानी इफ अमाउंट ऑफ प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, यदि प्रीमियम का पैसा प्राप्त न हो, हिंट्स में लिख दे रहा हूं, तब उसको डेबिट कर, अदरवाइज डेबिट नहीं करेंगे, अदरवाइज ये सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट नहीं होगा। ये फिक्स एंट्री है, शेयर कैपिटल टू शेयर फॉर फ्यूचर। इसमें क्या अमाउंट आएगा, इसमें तो बता दिए, इसमें अमाउंट आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, या तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे समझ जितना पैसा कंपनी को मिल गया है।
कंपनी जब्त क्या करेगा, जो पैसा कंपनी को मिल चुका वो जब्त करेगा। तो ये फॉरफीचर डेबिट करेंगे बाई। और शेयर अलॉटमेंट में कौन सा लिखेंगे, अमाउंट ऑफ कॉल्सिन एरियर, जो कॉल्सिन एरियर के अमाउंट को रहेगा सो लिखेंगे हम लोग। अब आते हैं बी, ये फॉरफीचर का एंट्री समाप्त हो गया आपका। जब री इशू करेंगे हम लोग तो इसमें कितना लिख दिए हम लोग, टू जर्नल। देख लीजिए, देखो बी हेडिंग देते हैं, ओके। ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जब्त अंशों को पुनः जारी करने पर, जारी करने या निर्गमन करने पर, पहले ही बता दिए इसमें दो जर्नल होगा, एक री इशू करेंगे तो उसका एंट्री, और जो एक कैपिटल प्रॉफिट होगा उसका एंट्री। डिस्काउंट हम देंगे, सब कंबाइंड एंट्री हम लिख रहे हैं एज पर द डायरेक्शन। तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, इसका ए कर सकते हैं, इसका बी का नंबर 1 कर देना है, ऑन री इशू बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू, ये ऑप्शनल है, सिक्योरिटी प्रीमियम इफ रीइशूड एट प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम को तभी क्रेडिट करेंगे यदि री इशू जो है प्रीमियम पर अगर री इशू किया जाएगा तब, अदरवाइज नहीं। बैंक मान लीजिए 10 का शेयर है, 10 का शेयर है, इसको 9 में बेच दिए, 10 का, तो ये 1 रुपया आपका क्या हो गया, डिस्काउंट। यानी इफ रीइशूड एट डिस्काउंट, यदि डिस्काउंट पर इशू किया गया तब। लेकिन अगर 10 का शेयर है और एक मान लीजिए ये नहीं है, ये 10 का शेयर है, आप 11 में इशू कर दिए तो 1 रुपया आपका प्रीमियम हो जाएगा। क्लियर। तो कंडीशन ये फॉरफीचर या सिक्योरिटी प्रीमियम एज पर द कंडीशन और डायरेक्शन गिवन इन द क्वेश्चन। री इशू किया कैसे जा रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम तब क्रेडिट करेंगे जब री इशू आपका प्रीमियम पर हो। री इशू 10 का शेयर आपने 11 में बेच दिया तो आएगा, लेकिन 10 का शेयर जब 9 बेच, यानी ये दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों डेबिट नहीं हो गया था, शेयर फॉरफीचर डेबिट या सिक्योरिटी प्रीमियम। अगर री इशू एट पार पर हुआ तो, अगर 10 का शेयर हम 10 से बेच दिए तो न सिक्योरिटी फॉरफीचर होगा न सिक्योरिटी प्रीमियम, केवल बैंक टू शेयर कैपिटल। ओके, नरेशन इसका बीइंग रीइशू of dot forfeited share at the rate of ₹dot each। कंपनी को जितना फायदा होगा, बी का नंबर 1 था ऑन रीइशू, और नंबर 2 होगा ऑन ट्रांसफर। कहाँ, ऑन ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्या ट्रांसफर, बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर। अगर शेयर फॉरफीचर कोई बैलेंस बच जाता है तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। इसका एंट्री क्या करेंगे हम लोग, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्या नाम से, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर्ड टू
कैपिटल रिजर्व। इस प्रकार आपने देखे यहाँ कि फॉरफीचर ऑफ शेयर में कि अंशों का जब्ती और उसका रीइशू में फॉरफीचर करेंगे तो एक जर्नल करेंगे, जिसका मैंने आपने क्लियर किया फॉरफीचर ऑफ शेयर में कि फॉरफीचर ऑफ शेयर में क्या एंट्री करेंगे, और रीइशू जब करेंगे उसमें दो जर्नल होगा, एक ऑन रीइशू और दूसरा ऑन जो बैलेंस बच जाए जो कंपनी को नेट प्रॉफिट का कैपिटल में ट्रांसफर करने का। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा कि फॉरफीचर का शेयर को कैसे सॉल्व करेंगे। वंस अगेन मैं आप लोग से कहना चाहूँगा कि यदि आप लोग को मेरे द्वारा बनाए गए प्रोवाइड किए गए मटेरियल से कुछ भी फायदा हो तो निश्चित रूप से लाइक करें। ये मटेरियल आपके द्वारा कॉमर्स स्टडी सर्कल CSC द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वेट फॉर माई न्यू वीडियो।